डीएनए में आज हम उस ऐतिहासिक खबर का विश्लेषण कर रहे हैं जो पिछले 30 वर्षों की सबसे बड़ी खबर है। आज देश ने अपना फैसला सुना दिया है कि नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। नरेंद्र मोदी की आंधी में किस तरह कांग्रेस के गांधी उड़ गए, ये आज पूरे देश ने देख लिया। 1977 के चुनाव को छोड़ दें तो पिछले 62 साल में ये सबसे अविश्वसनीय चुनावी जीत है, जब देश ने किसी गैर कांग्रेसी पार्टी को स्पष्ट जनादेश दिया है। देश के मूड को कोई भी पॉलिटिकल पंडित पकड़ नहीं पाया। बीजेपी को अपने दम पर स्पष्ट बहुमत मिलेगा, शायद किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं होगा। और जो कहते थे कि नरेंद्र मोदी की लहर सिर्फ मीडिया में है, उन्हें अब मुंह छुपाना पड़ रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ वडोदरा जीता, वाराणसी जीता, बल्कि नरेंद्र मोदी ने देश का दिल भी आज जीत लिया। बीजेपी को अपने दम पर 283 सीटें मिली हैं और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 333 सीटें मिली हैं, यानी 333 का आंकड़ा। पूरा देश बटन दबाकर कांग्रेस से ऐसा बदला लेगा, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और कांग्रेस पर अब इतिहास की सबसे बुरी हार का बोझ है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस 50 से कम सीटों पर सिमट गई और ऐसे नंबर के साथ वो सरकार से तो चले ही गए, देश की जनता ने उन्हें विपक्ष के लायक भी नहीं समझा। विपक्ष के नेता का पद भी कांग्रेस को शायद अब न मिले। कहा जाता है जो जनता को जूते की नोक पर रखते हैं, उनके साथ जनता भी वैसा ही सलूक करती है और जनता ने कांग्रेस को बीते 10 वर्षों का पूरा सबक सिखा दिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि देश के 66% लोग, जिनकी संख्या 53 करोड़ से ज्यादा थी, जिन्होंने इस चुनाव में वोट डाला, वो वोट डालने के लिए घर से बाहर क्यों निकले थे। जनता ने बटन दबाकर बदला ले लिया। किसी भी राज्य में कांग्रेस 10 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई। 7 राज्य ऐसे हैं जिनमें कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, यानी एक भी सीट नहीं आई। नरेंद्र मोदी जिस कांग्रेस मुक्त भारत की बात बार बार कर रहे थे, कांग्रेस ने खुद को करीब करीब वैसा ही बना लिया। पूरा देश अब यही कह रहा है कि आखिरकार मोदी सरकार, यानी लो आ गई मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी वडोदरा में 5,70,000 वोट से जीते। ये देश के आम चुनाव के इतिहास में सबसे बड़ी जीतों में से एक है। पहली बार किसी शुद्ध गैर कांग्रेसी और बिना जोड़ तोड़ के बनाई गई पार्टी को स्पष्ट जनादेश मिला है और नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिनका जन्म आजाद भारत में हुआ है। आज रचे गए इतिहास का जिक्र मोदी ने जनादेश के बाद अपने पहले भाषण में भी किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो मजदूर नंबर 1 है और अगले 60 महीने में देश को आगे ले जाने के लिए वो जी जान लगा देंगे। मोदी ने सबको साथ लेकर चलने की बात भी आज कही। आप जरा मुझे बताइए, आज का दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन, वाह। वडोदरा को मैं मुश्किल से नामांकन भरने के बाद सिर्फ 50 मिनट दे पाया था और आपने 5,70,000 वोट मैं बड़ौदा की जनता को सर झुका करके नमन करता हूं। भाई बहनों, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई है। अब तक जितने लोकसभा के जनरल इलेक्शन हुए हैं, उसमें 5,70,000 का रिकॉर्ड किसी ने किया नहीं है। विक्ट्री मार्जिन 5,70,000 इन जनरल इलेक्शन, ये काम
इतिहास में शुद्ध रूप से, ये मैं जरा शब्दपूर्वक जिम्मेवारी से करता हूं, शुद्ध रूप से कांग्रेस से सिवाय किसी एक दल की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी हो, आजादी के बाद पहली बार हुआ है। मैं नहीं जानता हूं पॉलिटिकल पंडितों का इस पर ध्यान गया कि नहीं गया। परिश्रम करने की मेरी जो क्षमता है, मेरा सवाल समझोगे? पूछो। परिश्रम करने की मेरी जो प्रतिबद्धता है, परिश्रम करने की मेरी जो पराकाष्ठा है, इसमें इस देश में किसी को शक है क्या? किसी को शक है क्या? हम तो मजदूर नंबर 1 है भाई। आने वाले 60 महीने इस देश को मेरे जैसा मजदूर नहीं मिलेगा भाइयों। वो हमारा स्पिरिट है, सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ। भाई बहनों, सबका साथ, सबका विकास, यही हमारे काम का मंत्र है। और ये खोखले शब्द नहीं है, ये हमारा स्पिरिट है, हमारे वर्क कल्चर का डीएनए है। क्या आप ऐसे भाषण की उम्मीद मनमोहन सिंह से कर सकते थे? और आप देखिए कि जो अभी तक 10 साल से प्रधानमंत्री रहे वो बिल्कुल मौन रहे, और अब जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं वो अपने भाषण की कला के लिए जाने जाते हैं और इस तरह के भाषण देते हैं। यानी अब आपको ऐसे भाषण लगभग हर रोज सुनने को मिलेंगे। नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। अकेले दम पर पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिला देना एक तरह से राजनीतिक चमत्कार ही है। मोदी ने 2 महीने तक बिना थके नॉन स्टॉप प्रचार किया और आखिरकार उनकी चाय की प्याली के तूफान में कांग्रेस का तिनका ही बच सका। बीजेपी की सबसे बड़ी जीत पर जश्न की सबसे खास तस्वीरें आज आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर आप दिन भर काम पर थे और दिन भर ये पूरा एक्शन आपने मिस किया, तो अब ये पूरा एक्शन हम आपको दिखाते हैं। आप ये चिंता छोड़ दीजिए आपका बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल घबराइए मत दोस्तों। आप किस परिवार में पैदा हुए हो, किस अवस्था में पैदा हो, चिंता छोड़ दीजिए दोस्तों। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन आज का दिन बड़े माहौल वाला दिन था।
और जोश की बात असल में कांग्रेस ने अपने नारे में की थी, युवा जोश की बात, लेकिन जोश दिखाई दे रहा था बीजेपी में। जीत के बाद नरेंद्र मोदी की पहली तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। जब यह स्पष्ट हो गया कि देश नरेंद्र मोदी को अगला प्रधानमंत्री चुनने जा रहा है, तब नरेंद्र मोदी सबसे पहले गांधीनगर में अपनी मां हीराबा का आशीर्वाद लेने उनके घर पहुंचे। 63 वर्ष के नरेंद्र मोदी हर बड़े मौके पर अपनी मां से मिलने जरूर जाते हैं। 92 वर्ष की हीराबा गांधीनगर में ही अपने छोटे बेटे के साथ रहती हैं। नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिले और मां ने अपने पुत्र का राज तिलक किया, फिर उनको कुछ सीख भी दी। नरेंद्र मोदी अपने परिवार के छोटे बच्चों से भी मिले। कुल मिलाकर मोदी एक आम मध्य वर्गीय पारिवारिक व्यक्ति की छवि देश के सामने पेश कर रहे हैं, और यह भी नरेंद्र मोदी और आम भारतीय लोगों के जुड़ने की एक बड़ी वजह है। अब आपको विरोधी दल के खेमे में लेकर चलते हैं और अब दिखाते हैं कि वहां का माहौल क्या था। देश ने आज राहुल गांधी को रिजेक्ट कर दिया। लोग अब राहुल गांधी को राहुल रिजेक्ट गांधी भी कह रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की अब तक की सबसे बुरी हार हुई है। यहां तक कि राहुल गांधी अपने खुद के संसदीय क्षेत्र में पिछले चुनाव का प्रदर्शन दोहरा नहीं पाए। अमेठी में वो जीत तो गए, लेकिन एक बार स्थिति ऐसी भी आ गई थी कि राहुल गांधी अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी की स्मृति ईरानी से भी पीछे चल रहे थे। उन्होंने शायद ऐसी कल्पना भी नहीं की होगी कि कुछ वक्त के लिए वो स्मृति ईरानी से पीछे हो जाएंगे। उनकी जीत का अंतर करीब 1 लाख वोट ही रह गया, जो पिछले चुनाव में 3 लाख वोट से ज्यादा था। जिस कांग्रेस के पोस्टर बॉय राहुल गांधी थे, उसका 7 राज्यों में खाता भी नहीं खुला। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। राहुल गांधी ने कांग्रेस को पहली बार 50 सीट से कम पर लाकर खड़ा कर दिया। ऐसा काम कांग्रेस में कोई नहीं कर पाया, जिससे उबरना अब कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल होगा। इससे पहले कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन 1999 में रहा था, जब पार्टी को 114 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार वो हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी। कांग्रेस के बहुत बुरे दिन आ गए हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की आत्मा भी आज इन आंकड़ों को मानने के लिए तैयार नहीं होगी शायद। भारत और कांग्रेस के इतिहास की सबसे बड़ी हार के बाद आज गांधी परिवार सामने आया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी शाम को कैमरे के सामने प्रकट हुए। क्योंकि दबाव बहुत बढ़ रहा था, लोग सवाल पूछ रहे थे। लेकिन हैरानी यह थी कि राहुल गांधी के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं था, बल्कि राहुल गांधी आज बाकी दिनों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहे थे। जबकि पिछली बार विधानसभा में जब वो चुनाव हारे थे, तो वो काफी गंभीर दिख रहे थे। राहुल गांधी का मुस्कुराना आज कांग्रेस के उन नेताओं को चुभ रहा होगा जो आज चुनाव हार गए। राहुल गांधी ने बहुत ही बेफिक्री के साथ कहा कि वो कांग्रेस का उपाध्यक्ष होने के नाते हार की जिम्मेदारी लेते हैं। सोनिया गांधी ने भी हार की जिम्मेदारी ली, लेकिन इतनी बड़ी हार पर सिर्फ 3 लाइन का बयान देकर दोनों नेता चले गए। मीडिया के सवालों का जवाब देना दोनों ने ही उचित नहीं समझा। कोई सवाल मीडिया का उन्होंने नहीं लिया। सवाल यह भी है, क्या इतनी बड़ी हार के बाद राहुल गांधी को कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? देखिए आज किस तरह राहुल गांधी अपनी मां के साथ मीडिया के सामने आए, कैसे दोनों के बीच बोलने के लिए पहले आप वाला डायलॉग चलता रहा, और फिर कैसे सिर्फ 42 सेकंड में राहुल गांधी ने अंग्रेजी में और 1 मिनट और 55 सेकंड में सोनिया गांधी ने हिंदी में सबसे बड़ी हार, जी हां, इतिहास की सबसे बड़ी हार की जिम्मेदारी उन्होंने कुछ ही सेकंडों में ले ली। हमारे सामने है। नमस्कार। हेलो। You can start. What do you want? Do you want to start? Do you want to start or I start? नमस्कार। नमस्कार। Should I start? I'd like to start by congratulating
the new government. They've been given a mandate by the people of our country. So I wish the new government all the best. From my part, Congress party has done pretty badly. There's a lot for us to think about. And as Vice President of the party, I hold myself responsible for what has happened. Thank you. लोकसभा के नतीजे हमारे सामने हैं। कांग्रेस ने अपनी उपलब्धियों, नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर इस चुनाव में अपने विरोधियों का सामना किया, फिर भी वह समर्थन हमें नहीं मिला जिसकी हम आशा कर रहे थे। हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। यह जनादेश स्पष्ट रूप में हमारे खिलाफ है, हमारी पार्टी के खिलाफ है। हम मतदाताओं के इस फैसले का विनम्रता के साथ आदर करते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम यह आशा भी करते हैं कि केंद्र में जो सरकार बनेगी यह भारतीय समाज की एकता और देश के हितों के साथ समझौता नहीं करेगी। मैं नई सरकार को अभी से बधाई देती हूँ। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी परंपरा, बुनियादी सिद्धांतों और आदर्शों के लिए हमेशा संघर्ष करेगी और उनके साथ कभी समझौता नहीं करेगी। हमें जो भी समर्थन मिला है उसके लिए मैं मतदाताओं और अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देती हूँ। मैं पार्टी की अध्यक्ष हूँ, इसीलिए हार की जिम्मेदारी मैं स्वीकार करती हूँ। धन्यवाद। ये जो बयान आया दोनों नेताओं का, उसकी कुछ खास बातें हम आपको बताते हैं। सोनिया गांधी हिंदी में बोली, लेकिन राहुल गांधी अंग्रेजी में बोले। दोनों ही नेताओं ने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया। उन्होंने बधाई तो दी नई सरकार को, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम इन दोनों ने नहीं लिया। राहुल गांधी ने 42 सेकंड का छोटा सा स्टेटमेंट दिया और अपनी जिम्मेदारी उन्होंने ले ली। और तीसरी खास बात, अगर आपने ध्यान से नोट किया हो, राहुल गांधी आज कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहे थे। शायद ऐसा लगता है कि उस मुस्कुराहट के पीछे वो अपना दर्द छुपाने की कोशिश कर रहे थे, और इसीलिए अगर आप देखें तो राहुल गांधी आज सहज नहीं लग रहे थे। मोदी की आंधी में कांग्रेस पूरी तरह से उड़ गई। सरकार के खिलाफ देश का ऐसा गुस्सा था कि सरकार के 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए। आपको वो बड़े चेहरे आज दिखाते हैं जिन्हें जनता ने चुनाव में सबक सिखा दिया। सबसे ऊपर नाम है गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का, जो सोलापुर से चुनाव हार गए। कानून मंत्री कपिल सिब्बल भी चुनाव हार गए। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद फर्रुखाबाद से चुनाव हारे। पूर्व मंत्री अजय माकन नई दिल्ली से हार गए। केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद उधमपुर से हारे। केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर से हार गए। केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल भंडारा गोंदिया से हारे। केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह कुशीनगर से हारे। कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल भी कानपुर से अपनी सीट इस बार बचा नहीं पाए और हार गए। स्टील मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा गोंडा से हार गए। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद धरहौरा से हारे। पूर्व मंत्री पीएल पुनिया बाराबंकी से हारे। केंद्रीय मंत्री प्रदीप आदित्य जैन झांसी से हारे। मिलिंद देवड़ा मुंबई साउथ से हारे और अजीत सिंह बागपत से हार गए। सबसे बड़ी हार में से एक अजीत सिंह की हार है इस बार। और केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट अजमेर से हार गए। गिरिजा व्यास चित्तौड़गढ़ से हार गई और पूर्व मंत्री सीपी जोशी जयपुर ग्रामीण से हारे। खेल मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह अलवर से हार गए और पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल चंडीगढ़ से हार गए। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार सासाराम से हारी। मणिशंकर अय्यर
मयलादु थुरई से हार गए और मणिशंकर अय्यर ही वो नेता हैं कांग्रेस की तरफ से जिन्होंने नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहकर सबसे पहले पुकारा था। कांग्रेस के एक और नेता नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से हार गए, रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ से हार गईं और कांग्रेस के प्रवक्ता राज बब्बर गाजियाबाद में हार गए। नगमा मेरठ से हार गईं और प्रिया दत्त मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से हारी। सुनील दत्त के परिवार से पहली बार ऐसा हुआ है जब सुनील दत्त के परिवार के सदस्य को हार का सामना करना पड़ा हो। गुरदास कामत मजबूत नेता माने जाते हैं लेकिन मुंबई नॉर्थ वेस्ट से ये भी हार गए और मोहम्मद अजहरुद्दीन टोंक सवाई माधोपुर से हार गए। इन्होंने इस बार अपनी सीट बदली थी लेकिन सीट बदलने के बावजूद भी किस्मत नहीं बदली। इस चुनाव में राहुल गांधी के कई उद्योगपति दोस्त भी हार गए, जिनमें से एक दोस्त हैं नवीन जिंदल। कोयला घोटाले में एफआईआर आज नवीन जिंदल पर भारी पड़ गई। हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट से नवीन जिंदल चुनाव हार गए। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र में तीसरे नंबर पर रहे। उन्हें 1,30,390 वोटों से बीजेपी के राजकुमार सैनी ने हरा दिया। दरअसल राजकुमार सैनी के तर्कश में नरेंद्र मोदी के उस बयान का ब्रह्मास्त्र था जिसने कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल को हार की खाई में धकेल दिया। चुनावों के दौरान नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में एक रैली की थी जिसमें उन्होंने कोयला घोटाले को लेकर काफी तीखा हमला नवीन जिंदल पर किया था और आज वही बयान आपको सुनना चाहिए जिसने नवीन जिंदल को यह शिकस्त दे दी। नरेंद्र मोदी की जो रैली थी इसने कुरुक्षेत्र का पूरा मूड बदल दिया। जिन पर कोयले चोरी के कलंक लगे हुए हैं, जिनके हाथ कोयले की चोरी में काले हैं, जिन्होंने देश का मुंह काला किया है, शाहजादे जी जरा बताइए वो भी क्या आपके चौकीदार होंगे क्या? कुरुक्षेत्र में नरेंद्र मोदी का यह बयान आया, यह रैली हुई और कुरुक्षेत्र के लोगों का पूरा मूड बदल गया और नतीजा आपके सामने है। इस बार एग्जिट पोल्स की भी जीत हुई है क्योंकि एग्जिट पोल्स में जो पूर्वानुमान लगाए गए थे वो सही साबित हुए। लेकिन सबसे सटीक एग्जिट पोल टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल रहा। इस एग्जिट पोल में एनडीए को 340 सीटें दी गई थी और अकेले बीजेपी को 291 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। उस वक्त टुडेज चाणक्य के नतीजों पर बहुत कम लोगों को विश्वास हो रहा था, लेकिन जी न्यूज बार बार लगातार आपसे यही कह रहा था कि टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल राहुल गांधी और कांग्रेस की जिंदगी का सबसे बुरा सच साबित हो सकता है। उस पर आप खास नजर बनाकर रखिए। ये बात हमने आपको डीएनए में भी बताई थी और कहा था कि यही वो एग्जिट पोल है जिस पर आपको नजर गड़ा के रखनी पड़ेगी और आज वो सच साबित हो गया। उस दिन हमने आपको क्या कहा था, एक बार आप देखिए। अब उस एग्जिट पोल की बात करते हैं जो कांग्रेस को सबसे ज्यादा डरा रहा है। अगर यह एग्जिट पोल सच हो गया तो कांग्रेस को शायद राजनीतिक पुनर्जन्म की तैयारी करनी पड़ेगी। कांग्रेस के लिए इस एग्जिट पोल को देखना किसी हॉरर फिल्म देखने से कम नहीं है। ये टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल है। इस एग्जिट पोल में एनडीए को 340 सीटें मिल रही हैं और अकेले बीजेपी को 291 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा। लेकिन उससे भी ज्यादा जो डरावनी खबर है इस एग्जिट पोल में कांग्रेस के लिए, वो अब आपको हम बताते हैं क्योंकि इसमें कांग्रेस के लिए जबरदस्त झटके हैं। इस एग्जिट पोल का अनुमान है कि यूपीए 70 सीटों पर सिमट जाएगा और कांग्रेस को सिर्फ 57 सीटें ही मिलेंगी, यानी कांग्रेस के लिए सबसे खतरनाक स्थिति है। 57 सीटें अपने आप में कांग्रेस के लिए एक चुनावी भूकंप है। लेकिन अगर यह अनुमान सही हो गए तो कांग्रेस को दोबारा राजनीतिक जन्म लेना पड़ेगा। तो यह भविष्यवाणी 13 मई को हमने आपको बता दी थी। एग्जिट पोल तो बहुत सारे हुए थे, लेकिन हमने आपसे कहा था कि इस एग्जिट पोल पर आप ध्यान रखिएगा। ये एग्जिट पोल तमाम सारे एग्जिट पोल्स में से वो एग्जिट पोल है जो कि सही साबित हो सकता है, कांग्रेस के लिए सबसे बुरा सपना साबित हो सकता है। और 13 मई को हमने आपको जो डीएनए में कहा था वो आज सच साबित हो गया। कांग्रेस को अब पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। इतनी कम सीटें आई हैं जिसको कि हम कह सकते हैं कि अब कांग्रेस का दोबारा जन्म होगा, दोबारा राजनीतिक जन्म होगा। एक बात और आज हम आपसे कहना चाहते हैं
पिछले 3 महीनों में हम पर हमारे विरोधियों ने तरह तरह के आरोप लगाए। हमारे बारे में कहा गया कि हम नरेंद्र मोदी और बीजेपी की खबरें ज्यादा दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की ज्यादा आलोचना कर रहे हैं। लेकिन सच यह है कि पिछले 3 महीने में जब ये सब आरोप लगाए जा रहे थे, उस वक्त हम सटीक रिपोर्टिंग कर रहे थे। और आज वही हो गया जो हम लगातार आपको दिखाते आ रहे थे। जो कुछ हो रहा था, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि नॉर्मल आई से, जिसको हम कहते हैं, वो नहीं देखी जा सकती। आम लोगों तक वो जानकारियां नहीं पहुंचती, लेकिन बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम देखते हैं, पढ़ते हैं, विश्लेषण करते हैं और हम जानते हैं कि क्या हवा चल रही है। और जो हवा चल रही है, जो लहर चल रही है, उसी के बारे में हम बताते हैं। और आज हमें खुशी है इस बात की कि पिछले 3 महीनों से हमारी जी न्यूज की जो रिपोर्टिंग आपने लगातार देखी है, उस वक्त हो सकता है आपके दिमाग में तरह तरह के सवाल आए हों, लेकिन 3 महीने से जो कुछ हमने आपको बताया है, जो हम आपको बताते आए, वही आज सच हुआ है। देश की जनता ने वही फैसला किया है जो कि जी न्यूज लगातार आपको रिपोर्ट करता आ रहा था। और हम मानते हैं कि इसी को जिम्मेदार और सटीक पत्रकारिता कहते हैं। पूरे देश में कमल ही कमल खिल उठे हैं। 6 राज्यों में तो बीजेपी ने कमाल ही कर दिया है। इन राज्यों में बीजेपी ने बाकी पार्टियों का अस्तित्व खत्म कर दिया है। दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी के कमल खिले हैं। गोवा की भी दोनों सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। गुजरात की सभी 26 सीटें बीजेपी को मिली हैं। राजस्थान की 25, हिमाचल प्रदेश की 4 और उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप की है। यानी इन राज्यों में कांग्रेस सहित तमाम पार्टियां बीजेपी की लहर में डूब चुकी हैं। बीजेपी को ऐसे राज्यों में भी सीटें इस बार मिली हैं जहां से सीटें मिलने की उम्मीद खुद बीजेपी के नेताओं ने भी नहीं की होगी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी को इस बार 3 सीटें मिली हैं। 2009 में बीजेपी को यहां से एक भी सीट नहीं मिली थी। बीजेपी ने इस बार पश्चिम बंगाल से 2 सीटें और तमिलनाडु से 1 सीट जीतकर दोनों राज्यों में अपना खाता भी खोल लिया है। असम की 14 सीटों में से बीजेपी को इस बार 7 सीटें मिली हैं। 2009 में बीजेपी सिर्फ 4 सीटों पर जीती थी। अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली और दमन दीव की सीटें भी बीजेपी के खाते में इस बार जुड़ गई हैं। ये सीटें इस मायने में भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये वो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां बीजेपी की स्थिति कमजोर मानी जाती रही है। यानी चुनावी नतीजों ने पूरे देश में कमल ही कमल खिला दिए हैं। एक और खास पॉइंट, एक मशहूर गाने के बोल हैं, मैं आई हूं यूपी बिहार लूटने। वैसे तो ये गाना शिल्पा शेट्टी पर फिल्माया गया था, लेकिन आज ये गाना बीजेपी की जीत वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म का आइटम नंबर बन गया है क्योंकि बीजेपी ने आज यूपी और बिहार दोनों लूट लिए। यूपी में बीजेपी को 80 में से 71 सीटें मिली हैं, जबकि बिहार में 40 सीटों में से 22 सीटें बीजेपी के खाते में जुड़ी हैं। यानी यूपी बिहार की कुल 120 में से 93 सीटें बीजेपी ने लूट ली हैं। बीजेपी को मिले स्पष्ट बहुमत में मोदी की लहर ने मुख्य भूमिका निभाई। मोदी की लहर को सुनामी में तब्दील करने के लिए मोदी के खास आदमी लगातार दिन रात काम कर रहे थे। आज नरेंद्र मोदी की जीत के उपलक्ष्य में उनकी जीत के आर्किटेक्ट्स का जिक्र करना भी जरूरी है। नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की झोली में सीटों की बरसात करवाने में मुख्य भूमिका तो निभाई ही, साथ ही बनारस में मोदी की जीत के लिए भी अमित शाह ने जी जान लगा दी। नरेंद्र मोदी के निजी सचिव संजय भवसार अहमदाबाद में बैठते हैं और चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी की रैलियों और प्रोग्राम्स की प्लानिंग का जिम्मा संभालते रहे। मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी में टॉप एग्जीक्यूटिव रह चुके विजय चौथाई वाले दिल्ली में बैठकर नरेंद्र मोदी की रैलियों और कार्यक्रमों को मैनेज करते थे। नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों और रैलियों के वित्तीय मामले पीयूष गोयल संभालते रहे, जो बीजेपी के कोषाध्यक्ष भी हैं। लंदन बेस्ड लॉयर मनोज लाडवा और स्पाइस जेट एयरलाइंस के डायरेक्टर रह चुके अजय सिंह ने नरेंद्र मोदी की पब्लिसिटी और मीडिया मैनेजमेंट का काम बखूबी निभाया। ये वो टीम है जो कि नरेंद्र मोदी के पीछे थी। और लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी की इतनी तेज आंधी चली है कि इस बार कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं रह पा रही। कांग्रेस को इस बार पूरे देश में महज 46 सीटें मिली हैं। इससे करीब 1.5 गुना ज्यादा सीटें तो बीजेपी ने अकेले उत्तर प्रदेश में जीत ली हैं। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस किसी भी राज्य में 10 के आंकड़े को छू नहीं पाई, यानी डबल डिजिट्स में नहीं पहुंच पाई एक भी राज्य में। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को 2009 में 33 सीटें मिली थी। इस बार कांग्रेस यहां बड़ी मुश्किल से अपना खाता खोल पाई है। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली।
असम में भी कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें मिली, जबकि 2009 में कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को सिर्फ 2-2 सीटें मिली हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में कांग्रेस को 1-1 सीट मिली। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस इस बार 4 सीटों पर सिमट गई। 2009 में दिल्ली की 7 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार यहां अपना खाता नहीं खोल पाई। कांग्रेस के लिए सबसे सफल राज्य केरल रहा, जहां से उसे 7 सीटें मिली हैं। यानी कांग्रेस की हैसियत एक क्षेत्रीय पार्टी जैसी हो गई है। और हम लगातार ये बात कह रहे थे आज अपने दिन के विश्लेषण में भी कि जनता ने कांग्रेस को सत्ता से तो बाहर कर ही दिया, लेकिन ऐसा बाहर किया कि जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं छोड़ा। यानी विपक्ष में बैठने के लायक भी जनता ने इस बार कांग्रेस को नहीं समझा और कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल भी इस बार नहीं बन पाएगी। राहुल गांधी विपक्ष के नेता भी इस बार शायद नहीं बन पाएंगे। इस बार के चुनाव परिणामों में बीजेपी के उदय के साथ साथ क्षेत्रीय दलों का पतन भी हो गया है। यह भी एक नई चीज देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली हैं। ये सभी 5 सीटें मुलायम सिंह के परिवार को ही मिली हैं, जिनमें से 2 सीटें तो खुद मुलायम सिंह यादव ने जीती हैं, जबकि 1 सीट डिंपल यादव की है। मुलायम सिंह के दोनों भतीजे धर्मेंद्र और अक्षय यादव भी अपनी अपनी सीट जीत पाए हैं। यानी समाजवादी पार्टी अब फैमिली पार्टी बनकर रह गई है। उत्तर प्रदेश में मायावती का हाथी बीजेपी की लहर में उड़ गया और बीएसपी को इस बार एक भी सीट नहीं मिल पाई है। यह भी एक कमाल है इस बार का। अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी भी इस बार उत्तर प्रदेश में अपना खाता नहीं खोल पाई। खुद अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी भी चुनाव हार गए। बिहार में जनता दल यूनाइटेड को महज 2 सीटें मिली हैं। पार्टी अध्यक्ष शरद यादव भी चुनाव हार गए हैं और नीतीश कुमार के लिए ये एक बड़ा झटका है और अब उन्हें लग रहा होगा कि बीजेपी का साथ छोड़कर उन्होंने भूल की। इसी तरह लालू यादव की आरजेडी को भी सिर्फ 3 सीटें मिली हैं। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती दोनों ही चुनाव हार गई। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल भी 2 सीटों पर सिमट गया। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का राजनीतिक अस्तित्व भी अब लगभग खत्म हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला चुनाव हार गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी सिर्फ 1 सीट मिली। सिर्फ शिबू सोरेन ही अपनी सीट जीत पाए। महाराष्ट्र में एनसीपी की हालत भी बेहद खराब हो चुकी है। एनसीपी को सिर्फ 4 सीटें मिली हैं। एनसीपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल चुनाव हार गए। छगन भुजबल भी नासिक से अपनी सीट नहीं बचा पाए, लेकिन शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले चुनाव जीत गई। इसके साथ तमिलनाडु में करुणानिधि की पार्टी डीएमके का भी सफाया हो चुका। एक भी सीट डीएमके को नहीं मिली। यानी इस बार की लोकसभा में राजनीतिक पार्टियों की संख्या थोड़ी कम हो गई है। नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक पार्टियों की जनसंख्या पर कमाल का अंकुश इस बार लगाया है। उनकी संख्या बेहद कम कर दी है। नतीजे आने से पहले तक नई सरकार में राजनीति की 3 देवियां ममता, माया और जया की भूमिका पर बहुत चर्चाएं हो रही थी। नरेंद्र मोदी से लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। इन तीनों देवियों से भी सवाल पूछे जा रहे थे कि अगली सरकार में क्या ये शामिल होंगी। लेकिन नतीजे आते आते ही 3 देवियों में से 1 देवी कम हो गई और अब सिर्फ 2 देवियां बची हैं राजनीति में। और मायावती नाम की जो देवी थी, उनका हाथी बीजेपी की लहर में कहीं खो गया। तो 3 देवियों में से इस बार 1 देवी निकल गई। मायावती अब 3 देवियों में शामिल नहीं है। लेकिन तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके को कुल 39 में से 37 सीटें मिल गई हैं। यानी उन्होंने एक तरीके से क्लीन स्वीप किया है। उनका राजनीतिक कद बढ़ गया है और 39 में से 37 सीटें जयललिता ने जीती हैं। कमाल का परफॉर्मेंस। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को भी 42 में से 34 सीटें मिली हैं। उन्होंने भी शानदार प्रदर्शन किया है। तो अब आपको राजनीति में ये सिर्फ 2 देवियां ही नजर आएंगी। लेकिन बीजेपी को अब तीनों देवियों में से किसी की जरूरत नहीं बची। यानी ममता और जयललिता की पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। जयललिता की 37 सीटों की अब किसी को जरूरत नहीं। ममता बनर्जी की 34 सीटों की अब किसी को जरूरत नहीं। उन्हें अब कोई जरूरत नहीं है बयान देने की कि वो किसका समर्थन करना चाहते हैं और किसका समर्थन नहीं करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने 434 सीटों पर चुनाव लड़ा था। यह भी एक इंटरेस्टिंग एंगल है। लेकिन देश के वोटर्स ने एएपी को पहचानने से ही इनकार कर दिया और वोटर्स एएपी से पूछ रहे हैं
कि आप कौन। एएपी को सिर्फ 4 सीटें मिली हैं, 434 में से 4 सीटें। अरविंद केजरीवाल का हारना तो पहले से ही तय माना जा रहा था, लेकिन राहुल गांधी को हराने के बड़े बड़े दावे करने वाले कुमार विश्वास अमेठी में अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। उन्हें सिर्फ 25,000 वोट मिले और वो चौथे नंबर पर रहे। गाजियाबाद से शाजिया इल्मी भी 5वें नंबर पर आई, उन्हें करीब 89,000 वोट मिले, वो भी उनकी हालत भी काफी खराब रही। हालत यह है कि जिस दिल्ली में एएपी का सबसे ज्यादा आधार माना जाता था, उसी दिल्ली में एएपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व अब कैसे बचेगा। आज की रात अरविंद केजरीवाल के लिए इसी सवाल पर वैचारिक मंथन करने की रात है। आखिर उनकी पार्टी का अब क्या औचित्य है और क्या दिल्ली को छोड़कर देश की राजनीति करने का फैसला उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक नादानी थी। आने वाले अच्छे दिन तो नरेंद्र मोदी के हैं, लेकिन ये सवाल अरविंद केजरीवाल को कई रातों तक सोने नहीं देंगे। वैसे यहां देश की जनता की समझ को भी मानना होगा और उसकी समझ की दाद देनी होगी कि कांग्रेस और एएपी के मिले जुले खेल को देश की जनता समझ गई। देश की जनता समझ गई कि एएपी के पीछे असल में कांग्रेस है। एएपी ने शुरुआत तो की थी कांग्रेस के पीछे भागकर, लेकिन सफर के बीच में ही एएपी ने कांग्रेस को छोड़ दिया और नरेंद्र मोदी के पीछे भागने लगी। उनका दुश्मन नंबर 1 नरेंद्र मोदी बन गए और कांग्रेस पीछे छूट गई। लेकिन देश की जनता की स्मार्टनेस देखिए, देश की जनता ने इस बात को पढ़ लिया, समझ लिया और बटन दबाकर दोनों पार्टियों को अपना जवाब भी उन्होंने दे दिया। यानी आप देखिए, नरेंद्र मोदी के जो 2 सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे, कांग्रेस पार्टी और एएपी, क्योंकि आखिर के दिनों में आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल सिर्फ नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे थे और दोनों ही पार्टियों को इस बार देश के वोटर्स ने दोनों पर झाड़ू चला दी। पिछले 30 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब देश ने किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया है। इससे पहले 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 414 सीटें मिली थी और अब 30 साल के बाद अकेले बीजेपी को 283 सीटें मिली हैं। ये नतीजे देखकर लगता है कि देश में क्षेत्रीय पार्टियों का भविष्य इस वक्त कम से कम काफी अंधकार में है और आने वाले वक्त में देश के जनसंख्या नियंत्रण के लिए 1 चाइल्ड पॉलिसी आने से पहले शायद 2 पार्टी सिस्टम आ जाएगा। राजनीतिक पार्टियों की जनसंख्या आने वाले वक्त में काफी कम होने वाली है, ऐसा लगता है। और अब आखिर में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। 1929 में आज पहली बार हॉलीवुड में एकेडमी अवार्ड्स दिए गए थे, जिनको आप ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। इसे दुनिया भर में फिल्मों की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। 1975 में आज सिक्किम भारत में मिल गया था, उसका विलय हो गया था। इस फैसले को लेने के लिए सिक्किम में वोटिंग हुई थी, जिसमें लोगों ने सिक्किम का भारत में विलय करने का पक्ष लिया था और आज का दिन भी इतिहास में दर्ज हो गया है। आज देश ने ऐतिहासिक जनादेश दिया है, जिसकी कुछ समय पहले कल्पना करना भी मुश्किल था। ये बड़े बदलाव का दिन है, जिसे आने वाले दशकों तक याद रखा जाएगा और आज ही के दिन अगले साल जब डीएनए में पेश करूंगा तो आपको आज के दिन के बारे में जरूर बताऊंगा, आज की हिस्ट्री में। डीएनए में आज इतना ही। अब वीकेंड इंटरवल का वक्त हो गया है। डीएनए में आपसे हमारी अगली मुलाकात सोमवार रात 9 बजे होगी। वीकेंड के ये 2 दिन आपके लिए अच्छे दिन हो और सिर्फ ये 2 ही नहीं, अगले 5 वर्षों के 1826 दिन देश के सभी लोगों के लिए अच्छे दिन हो, ऐसी हमारी कामना है और यही चुनौती है नरेंद्र मोदी के सामने। नमस्कार।